नमस्कार फ्रेंड्स। बजट 2022 डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल मैंने डिस्कस किया और उस पे कई चीज़ों को जो कि चेंजेस हुए एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रखा। उसका वीडियो आप देख सकते हैं ऊपर क्लिक करके आई बटन पे। और उसमें ये भी डिस्कस किया कि हम हर एक पहलू पे अलग से भी चर्चा करेंगे। कई क्वेरीज और कई क्वेश्चंस those I have received on my WhatsApp or through by email related to virtual digital asset that is include cryptocurrency as well. उन पे टैक्सेशन की बात पे कई क्वेश्चंस थे, उन्हीं पे मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है कि टैक्सेशन किस तरीके से होगा। एक नया सेक्शन मेरे पास फाइन प्रिंट भी है कि एक नया सेक्शन 115 DBH ये एक इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें साफ कहा गया कि ये जो इनकम होगी वो 30% टैक्स ब्रैकेट पे आएगी। मीनिंग देयर भाई आप ये समझिएगा, जैसे कि हमारी कुछ स्पेसिफिक इनकम होती है, जैसे कि 111A कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उनको अलग से हम सेपरेट करते हैं, फिर टैक्स लगाते हैं। आप समझिएगा ये स्पेसिफिक रेट है और स्पेसिफिक रेट इन द सेंस आपकी टोटल इनकम में से इस इनकम को अलग किया जाएगा और इस पर 30% टैक्स जो भी सेस वगैरह रहेगा वो अलग है और बाकी अदर इनकम पे जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन होगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक अलग तरीके से इनकम हम बाहर निकालेंगे जो स्पेसिफिक है, इस पर 30% रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि आगे इस पर पूछा गया कि सर क्या कोई हम एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं क्या। इस पर मैं आता हूं। साफ कहा गया कि अदर देन परचेज कॉस्ट, हम अगर सेल करते हैं, लेट्स अज्यूम जो वर्ड यूज किया गया वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला गया, उसमें क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन भी इसमें आ जाते हैं, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, एक डिजिटल एसेट होती है। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस अलाउड होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अदर देन परचेज कॉस्ट मतलब कि आपने क्रिप्टो करेंसी में कुछ एथेरियम खरीदा, आपने बिटकॉइन खरीदा, उसका जो कॉस्ट है जब उसको सेल किया वो आप लेस कर सकते हैं। लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट डिराइव होगा उस पर 30% है। अब बात ये आती है कि सर क्या मैंने एक बंदा भी रख रखा है जो ऑपरेट करता है, सैलरीड कर रखा है एक तरीके से, क्योंकि मैं इसी में काम करता हूँ, उसका कोई भी एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात यह है कि अब इसका अगर कोई लॉस होता है क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। इसमें भी साफ मना किया गया कि ना तो कोई इनकम से सेट ऑफ होने वाला, कोई जो इसका लॉस है कोई अदर इनकम से सेट ऑफ होने वाला, ना कैरी फॉरवर्ड होने वाला। तो ये बात भी क्लोज है। क्वेश्चन ये आता है कि सर दिखाना कहाँ है, हेड कौन सी इनकम होगी। देखो ये एक तरीके से क्लियर वैसे कुछ नहीं कहा गया कि कौन से सोर्सेज की इनकम, असेट जरूर बोला गया। अब यहाँ कई मायने कि अगर मैं कंटिन्यू बिजनेस करता हूँ तो क्या बिजनेस में लिया जाए या अदर सोर्सेज में लिया जाए। देखो इट्स अगेन कि हो सकता है क्लेरिफिकेशन है। मैंने मेरे बजट में भी ये जो मेरा वीडियो है उसमें भी कहा कि कई बार फाइन प्रिंट्स, कई बार फाइन होता है, कई सर्कुलर, कई नोटिफिकेशन, वेट करिए आएगा जरूर क्लेरिफिकेशन कई चीज़ों में इस पे, क्रिप्टो करेंसीज पे किस तरीके से इसको कवर करना है। क्या अब उसमें एक जीएसटी का मैटर भी आता है, क्या इस पे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम वेट करते हैं, अपडेट करूंगा उसके बारे में भी। अब एक और बात आती है कि ये जो अब क्या है, कई लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और वो बच भी रहे हैं, रिटर्न नहीं भर रहे। इन्होंने साफ कह दिया कि भैया अब इसको पकड़ने के लिए 1% टीडीएस काटा जाएगा, जो भी पेमेंट करेगा 1% टीडीएस काटेगा। अब बात आती है कि साहब अगर बिटकॉइन के बदले इथेरियम खरीद लिया, कैश में पेमेंट तो है ही नहीं, तो भी क्या, तो भी टीडीएस पे करना पड़ेगा, भले ही आप जेब से पे करो। तो वो जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो आपके 1% जो आपकी जेब से जा रहा है उसकी कैलकुलेशन जब आप इथेरियम के बदले बिटकॉइन, बिटकॉइन के बदले वाइस वर्सा जो भी रहता है, तो वो कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखनी रहेगी। अब बात आती है कि क्या सर सभी को टीडीएस काटना है क्या। अब मैं तो इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल के बाद क्या मेरे को भी टीडीएस काटना रहेगा। फॉर्म सब कुछ बाद में नोटिफाइड होगा, प्रेस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, वो अब हम देखेंगे जब भी आएगा तो हम आपस में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि सभी को काटना, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ साफ बोला गया कि एक तो स्पेसिफाइड पर्सन और एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब कि उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगी। अगर साफ बोला गया, अगर
50,000 एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो कंसिडरेशन है, पे नहीं करता बाई, राइट, 50,000 से ज्यादा। अब यहां टोटल लिमिट है 50,000 से ज्यादा, राइट, इज पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन, यहां इंडिविजुअल नहीं बोला गया, टोटल लिमिट में जो इसका मीनिंग निकाल सकता हूं 50,000 है। बट स्पेसिफाइड पर्सन का क्या मतलब है? ये स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है कि जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं होती, मीनिंग देयर बाय जिसका टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर वो प्रोफेशनल तो 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट नहीं है। साथ ही साथ कोई ऐसा बंदा जिसके बिजनेस इनकम का कोई हेड ही नहीं है, कोई बिजनेस इनकम उसके पूरे कंपटीशन में नहीं है, तो उसके लिए लिमिट 50,000 है कि वो 50,000 तक, यानी 50,000 से ज्यादा हुआ तो काटना ही काटना, 50,000 तक है कंसिडरेशन, डज नॉट एक्सीड टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, राइट। अब बात आती है कि अदर देन स्पेसिफाइड, उसके लिए लिमिट रखी गई 10,000, यानी कि जैसे कोई कंपनी अगर उसमें काम करती है और कोई फर्म काम करती है, तो उसके केस में ये जो मैंने स्पेसिफाइड पर्सन बताई, इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों कवर होते हैं। अदर देन दैट उसके लिए 10,000 की लिमिट है, 10,000 से ज्यादा अगर स्पेसिफाइड, वैसे तो देखो ये लिमिट वन टाइम ट्रांजेक्शन होती है, पर्टिकुलर पर्सन को 10,000 होनी चाहिए, 50,000 लेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल एक बार हम ये मान के चलते हैं, फाइन प्रिंट सब आएगा, तो ये एक देखने वाली बात है। अब बात आती है कि क्या ये लीगल टेंडर की जब बात आती है कि लीगल टेंडर का क्या मतलब है, क्या इसको लीगली अलाउड कर दिया गया? मैं आपको बता दूं, वर्चुअल करेंसीज की अगर हम बात करें, ये लीगल टेंडर अभी भी नहीं है। मतलब मीनिंग देयर बाय कि आप बिटकॉइन देके कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, तो उसको कोई लीगली सेंटिटी नहीं है उसकी, मतलब लीगल टेंडर अभी भी नहीं किया गया ना, इसके लीगल एस्पेक्ट पे कोई भी मेरे ख्याल से क्लेरिफिकेशन आया है कि हम किस तरीके से इसको रेगुलेट करेंगे, अलाउड करेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर है, आरबीआई डिजिटल रुपया लेके आ रहा है, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये जो टीडीएस की लिमिट है, वैसे तो 1 एसएससी ही होनी चाहिए, पर यहाँ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोला गया है कि स्पेसिफाइड द शेल नॉट अप्लाई टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट एनी टीडीएस वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन। आप समझिए 1% लेट इट बी, क्योंकि टीडीएस में जनरली हम जब लिमिट देखते हैं तो किसी एक सिंगल पर्सन को देते हैं तो ही देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कंक्लूड करते हैं कि जब वर्चुअल करेंसी के अंदर हम इवन इसको जो बोला गया है वो वर्चुअल डिजिटल असेट बोला गया है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक और जो चेंजेस हुआ वो ये है कि अब अगर ये गिफ्ट दिया जाता है वर्चुअल डिजिटल असेट, तो वो वर्चुअल डिजिटल असेट का गिफ्ट क्या टैक्सेबल होगा, क्या प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, इसको प्रॉपर्टी में सेक्शन 56(2)(10) की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है वर्चुअल डिजिटल असेट को। तो मीनिंग देयर बाय जो हम देखते हैं कि गिफ्ट कर दिया जाता है, मनी का होता है और प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी में भी विद लोअर कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों। तो ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। मीनिंग देयर बाय अगर इसका कोई गिफ्टिंग भी है तो वो भी उसी तरीके से टैक्सेबल होगा जो सेक्शन 56(2)(10) के अकॉर्डिंग होता है। तो फ्रेंड्स अदर सोर्सेज की इनकम मान लिया जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से वर्चुअल डिजिटल असेट क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेबिलिटी रहती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।